नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। कई साल पहले राजा मगध के शासन काल की बात है। राजगृह नगर में एक विवाह हो रहा था। विवाह समारोह में लोग कह रहे थे, वाह कितना बढ़िया खाना है और विवाह भी कितनी धूमधाम से हो रहा है। वह तो होगा ही, आखिर दूल्हे का पिता शहर का सबसे अमीर व्यापारी जो है। उधर औरतें भी कह रही थी, देखो दुल्हन तो चांद का टुकड़ा है, कितनी सुंदर है ना। जनपद के सेठ जी ने अपनी बिटिया के विवाह में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुरू में सास अपनी बहू के साथ बड़े प्यार से पेश आई और कहने लगी, अरे अरे बहू, अभी से काम करने की क्या जरूरत है, थक जाओगी। पर कुछ ही महीने बाद सास के व्यवहार में काफी परिवर्तन आ चुका था। वे अपनी बहू को कहने लगी, महारानी जी, यहाँ बैठी बैठी क्या सपने देख रही हो, कभी घर के काम में भी हाथ बटा दिया करो, चल जाकर रोटी पका। बहू सोचने लगी कि मेरी सास इतनी बदल क्यों गई, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है। एक दिन बहू ने सास को पड़ोसन से बातें करते हुए सुन लिया। पड़ोसन बोल रही थी, और तुम्हारी लाडली बहू के क्या हाल हैं? अरे काहे की लाडली, मेरे बेटे से विवाह हुए 2 साल गुजर गए, पर उस मनुष्य की गोद अब तक हरी नहीं हुई है। अगर उसके बच्चा ना हुआ तो वंश का नाम कौन चलाएगा? बस इसी चिंता में घुलती रहती हूँ। बहू सोचने लगी, अच्छा तो यह बात है। चिंतित बहू ने यह बात अपनी विश्वास पात्र नौकरानी को बताई कि जब तक मेरा बेटा पैदा नहीं होगा मुझे इस घर में सम्मान नहीं मिलने वाला, ना जाने मैं कब माँ बनूंगी। यह सुनकर नौकरानी कहने लगी, बहू रानी, आप गर्भवती होने का नाटक क्यों नहीं करती? बहू को नौकरानी की तरकीब पसंद आ गई। उसकी मदद से उसने गर्भवती होने का स्वांग किया और एक बार फिर सास बहू पर लाड प्यार की वर्षा करने लगी और बोली, ले बहू, मैंने तेरे लिए आज एक खास तरह की मिठाई बनाई है। कुछ दिन गुजरने के बाद बहू बोली, माँ जी, मेरे ख्याल से अब मेरे मायके जाने का वक्त आ गया है। हाँ बहू, रिवाज भी तो यही है, बच्चा तो तुम्हारे माँ बाप के घर पर ही जन्म लेगा। अपनी उस नौकरानी और एक सेवक के साथ बहू बैलगाड़ी में बैठकर अपने माता पिता के घर जाने के लिए रवाना हो गई। उनके आगे आगे यात्रियों का एक काफिला चल रहा था। बहू बोली, क्यों ना इस काफिले के साथ चलें? हाँ, इतने लोगों के साथ यात्रा करना सुरक्षित भी रहेगा। सो वे भी काफिले के साथ साथ ही चलने लगे। शाम होने पर काफिले ने एक मैदान में पड़ाव डाला। बहू रानी की बैलगाड़ी भी वही रात गुजारने के लिए रुक गई। अगले दिन सुबह बहू देखती है कि काफिला तो आगे निकल चुका था और पास ही पेड़ के नीचे एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। वह सोचने लगी, जरूर इस बच्चे को वे यात्री यहाँ छोड़ गए होंगे। तभी उसकी नौकरानी वहाँ आई और कहने लगी, बहू रानी, अब आप सबसे यही कहिएगा कि यह बच्चा आपका है। फिर नौकरानी ने सेवक को उठाया और कहने लगी, उठो भैया, हमारी बहू रानी ने चांद से लड़के को जन्म दिया है। क्या सच में? हाँ भाई, अब तुम जल्दी से जाकर यह खुशखबरी बहू रानी के पति और परिवार को दे आओ। वहाँ पास में 2 घोड़े बंधे हुए थे। नौकरानी बोली, इनमें से कोई एक घोड़ा ले लो और जल्दी से जाओ। दोपहर तक सेवक बहुरानी के घर पर यह खबर देकर लौट आया और कहने लगा,
बहुरानी, मैं आपको वापस ले जाने आया हूँ। आपके ससुराल वालों ने आपको वापस बुलवाया है। फिर सेवक, नौकरानी और बहू घर वापस जाने के लिए रवाना हो गए। घर लौटने पर बहू का शानदार स्वागत हुआ। अपने पोते को देखकर सास कहने लगी, चलो वंश चलाने वाला आया तो सही, कितना प्यारा बालक है। इसके जन्म लेने की खुशी में हम भव्य समारोह का आयोजन करेंगे। अगले ही दिन नामकरण संस्कार किया गया और उस बालक का नाम निर्झर रखा गया। उसी दिन नगर में 2 बालक और पैदा हुए थे। एक बच्चा जुलाहे के यहाँ पैदा हुआ था, जिसका नाम उन्होंने पोतिक रखा, और दूसरा बच्चा एक छोटे व्यापारी के यहाँ पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने शिवदत्त रखा था। समय बीतने लगा और तीनों बच्चे बड़े होने लगे। तीनों बच्चे दिन भर साथ साथ खेलते। जब वे तीनों 11 साल के हुए तो आपस में कहने लगे, मित्रों, क्यों न हम अध्ययन करने के लिए तक्षशिला चलें। यह सुनकर पोतिक बोला, तुम दोनों के पिता के पास इतना धन है कि वे तुम्हें पढ़ा सकते हैं, और मेरे पिता तो एक मामूली जुलाहे हैं। भला उनके पास इतना धन नहीं कि वह मुझे पढ़ा सकें। मैं तुम दोनों के साथ नहीं चल सकूंगा। निर्झर बोला, तुम जरूर चलोगे मित्र। मैंने अपने पिताजी से बात की थी, वे तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी उठाने को तैयार हैं। क्या तुम सच कह रहे हो मित्र? हाँ, सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी कितने अच्छे हैं। फिर तीनों ही मित्रों का तक्षशिला के गुरुकुल में दाखिला हो गया और वे वहाँ विद्या अर्जित करने लगे। तक्षशिला में पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वे तीनों मित्र घर लौट रहे थे तो आपस में कहने लगे, समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और हमारी शिक्षा भी पूरी हो गई। पोतिक कहने लगा, मित्रों, क्यों ना कुछ समय के लिए हम यात्रा पर निकल जाएं। शिवदत्त बोला, सुझाव बुरा नहीं है। निर्झर ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ, यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। फिर वे तीनों मित्र यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जगह जगह के सैर करते हुए जब वे वाराणसी की सीमा पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी और वे तीनों काफी थक गए थे। फिर वे तीनों मित्र पेड़ों की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए जमीन पर लेट गए। काफी ज्यादा थकान होने की वजह से तीनों मित्रों को नींद आ गई। आधी रात के समय पोतिक की नींद टूटी जब उसने मनुष्य की आवाज में 2 पक्षियों को बातें करते हुए सुना। पोतिक यह देखकर बहुत ही हैरान था कि दोनों पक्षी आपस में मनुष्य की भाषा में बातें कर रहे थे। एक पक्षी दूसरे से कहने लगा, सुनो मित्र, क्या तुम जानते हो कि यह पेड़ बहुत ही चमत्कारी है। इस पेड़ पर केवल एक ही फल लगा है। इस पेड़ का चमत्कार यह है कि जो व्यक्ति इस फल के छिलकों को खाएगा वह राजा के पद को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति इसके अंदर का हिस्सा खाएगा वह सेनापति बनेगा, और जो व्यक्ति इस फल के अंदर के बीजों को खाएगा उसे खजांची का पद प्राप्त होगा। पोतिक ने बड़े ही ध्यान से उनकी ये सारी बातें सुनी और अगले ही क्षण वे दोनों पक्षी वहाँ से उड़ गए। पोतिक भी दोबारा से सो गया। अगली सुबह जब वे तीनों मित्र उठे तो पोतिक ने सबसे पहले उस फल को तोड़ा। उसने बड़ी सावधानी से फल के तीनों हिस्से अलग अलग कर दिए और सुबह के नाश्ते में निर्झर को उस फल के छिलके खिला दिए। शिवदत्त को उस फल के अंदर का हिस्सा खिला दिया और स्वयं उस फल के बीज खा लिए। जब उन तीनों मित्रों ने फल के छिलके, फल के अंदर का हिस्सा और बीज खा लिए तो पोतिक कहने लगा, अब अगर उस पक्षी की बात सच है
तो जल्दी ही निर्जर तुम राजा बन जाओगे। शिवदत्त तुम सेनापति बनोगे और मैं खजांची बनूंगा। यह सुनकर उसके दोनों मित्र बोले, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर पोतिक ने उन्हें सारी बात विस्तार पूर्वक बता दी। पोतिक की बात सुनकर शिवदत्त को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह चुप रहा। वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर यह कौन होता है इस बात का फैसला करने वाला कि कौन क्या खाएगा। कभी मौका मिला तो बच्चों को वह सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। वैसे ऊपर से वह बिल्कुल शांत रहा। चलो देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। फिर वे तीनों मित्र वाराणसी की यात्रा करने के लिए निकल गए। शहर के पहले ही घर के मालिक ने उनका बड़ा अच्छा स्वागत किया। उन तीनों को घर के अंदर बुलाकर खाना खिलाते हुए कहता है, हमारे निसंतान राजा की मृत्यु हुए आज पूरा 1 सप्ताह हो गया है। फूलों से सजा हाथी जिसके मुंह में फूलों की एक माला होगी, उसे आज महल से रवाना किया जाएगा। वह हाथी जिस व्यक्ति के गले में माला डालेगा उसे ही राजा बना दिया जाएगा। तीनों मित्रों ने स्वादिष्ट भोजन के लिए अपने मेजबान को धन्यवाद दिया और शहर की सैर करने चल दिए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक मैदान में काफी लोग इकट्ठे हुए थे। वे तीनों भी वहां जाकर खड़े हो गए, यह देखने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तभी शाही हाथी माला लिए वहां पहुंचा और अपने भावी राजा की तलाश करने लगा। काफी देर घूमने के बाद हाथी ने वह माला निर्जर के गले में डाल दी। राज्य का महामंत्री बोला, महाशय, हम आपको इस राज्य का राजा चुनते हैं। कृपा करके राज मुकुट को स्वीकार कीजिए और शासन की बागडोर संभालिए। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि हमारे फूलों से सजे शाही हाथी ने आपको फूलों की माला पहनाई है और आपको ही इस राज्य का राजा चुना है। उसी दिन निर्जर का राज्य अभिषेक संपन्न कर दिया गया। राजा बनने के बाद निर्जर ये घोषणा करता है कि वह शिवदत्त को अपना सेनापति और पोतिक को अपना निजी सलाहकार नियुक्त करता है। जो आज्ञा महाराज। अब तीनों मित्र ऐश्वर्य पूर्वक महल में रहने लगे। एक दिन राजा निर्जर अपने दोनों मित्रों से बोला, मित्रों, मुझे अपने माता पिताजी की याद बेहद सताती है। शिवदत्त, क्या तुम उन्हें यहाँ ला सकोगे? नहीं महाराज, मुझे सेना की देख रेख करनी है, मेरी यहाँ बहुत जरूरत है। पोतिक, क्या तुम उन्हें यहाँ ला सकोगे? हाँ, क्यों नहीं महाराज। कुछ सिपाहियों के साथ पोतिक उसी समय रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वह राजगिरी नगर पहुँच गया। उसने निर्जर के माता पिता से कहा, आपका बेटा राजा बन गया है। उसने आपको लेने के लिए मुझे भेजा है। अपने बेटे की उन्नति से हम बहुत प्रसन्न हैं, पर मैं अपना जमा जमाया व्यवसाय छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता और फिर अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर इतनी दूर जाने का दिल ही नहीं होता। हमारे पुत्र से कहना कि हमारा आशीर्वाद सदा उसके साथ है। जैसी आपकी इच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वह शिवदत्त के माता पिता के पास गया और उन्हें कहा कि आपका पुत्र सेनापति बन गया है। तो उसके माता पिता कहने लगे कि हमें उस पर गर्व है, पर हम अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद पोतिक अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता से कहने लगा, आप लोग मेरे साथ वाराणसी चलिए ना। नहीं बेटा, हम तो यही अच्छे हैं, हमारा वहाँ मन नहीं लगेगा। भारी मन से पोतिक वाराणसी लौट आया। पोतिक थक कर चूर हो गया था और तब तक पोतिक के पास के सारे पैसे खर्च हो चुके थे।
शिवदत्त के महल के सामने से गुजरते हुए पोतिक ने सोचा, महल जाने से पहले थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेता हूँ। और उसने दरवाजे पर खड़े सैनिक से कहा, अपने मालिक से कहो कि उनका मित्र पोतिक आया है। हुजूर, आपके मित्र पोतिक आए हैं। शिवदत्त सोचने लगा, यही अवसर है पोतिक को नीचा दिखाने का। अगर उस दिन उसने मुझे फल के छिलके खिला दिए होते तो आज राजा मैं होता। सेनापति शिवदत्त कहने लगा, मैं किसी पोतिक वोतिक को नहीं जानता, जरूर कोई पागल होगा, धक्के मारकर निकाल दो उसे। फिर सैनिकों ने उसे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया और कहा कि हमारे सेनापति आपको ना ही जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। सेनापति का यह व्यवहार देखकर पोतिक सोचने लगा, आज शिवदत्त के पास जो कुछ भी है सिर्फ मेरी वजह से है और आज उसने मेरा ही अपमान किया है। फिर वह अपने मित्र निर्झर के पास पहुंचा और सोचने लगा कि जिस तरह का बर्ताव शिवदत्त ने उसके साथ किया है उसी तरह का बर्ताव निर्झर उसके साथ कभी नहीं करेगा। दरबान ने महाराज को सूचित किया, महाराज, आपके मित्र पोतिक पधारे हैं, उन्हें तुरंत भीतर ले आओ। आओ मित्र, बहुत थके हुए लग रहे हो, यात्रा काफी लंबी जो थी। मंत्री जी, पोतिक के लिए फौरन शाही हजाम का इंतजाम कीजिए, इनके नहाने धोने का प्रबंध कीजिए और वस्त्र व आभूषण मंगवाइए। और हाँ, भोजन हम साथ ही करेंगे। भोजन करते हुए पोतिक ने बताया कि महाराज, मेरे बहुत जोर देने पर भी आपके माता पिता यहाँ आने को राजी नहीं हुए। शायद राजगिरी नगर में वे ज्यादा खुश हैं। हाँ पोतिक, मुझे भी यही लगता है। तभी वहाँ शिवदत्त भी आ पहुँचा और पोतिक को वहाँ देखकर सोचने लगा, अब यह मेरे खिलाफ कहीं महाराज के कान तो नहीं भर रहा है। शिवदत्त को देखकर महाराज बोले, आओ सेनापति आओ, देखो पोतिक राजगिरी नगर से लौट आया है। पर शिवदत्त तो मुझे जानता ही नहीं महाराज। यह तुम क्या कह रहे हो पोतिक? हाँ मित्र, यहाँ आने से पहले मैं इसके घर होता हुआ आया था, पर इसने अपने पहरेदारों से कहलवा दिया कि यह मुझे नहीं जानता। यही नहीं, इसने उनसे मुझे धक्के मार मार कर बाहर फेंकवा दिया। महाराज बोले, सेनापति शिवदत्त, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानते हो, आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ पोतिक की बदौलत ही हैं। अगर पोतिक चाहता तो खुद राजा बन सकता था। फिर उसने शिवदत्त से पूछा, क्या अब तुम पोतिक को पहचानते हो? शिवदत्त की चुप्पी ने आग में घी का काम किया और महाराज बोले, दुष्ट, मक्कार, झूठे, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ, मैं इसे मृत्यु दंड देता हूँ। पर पोतिक ने उनसे निवेदन किया, नहीं नहीं मित्र, किसी के प्राण लेना आसान है पर किसी को जीवन दान देना असंभव है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शिवदत्त को क्षमा कर दो। जैसा तुम चाहो मित्र, पर मैं इसे राज्य निकाला देता हूँ। पोतिक, आज से सेनापति तुम हो। धन्यवाद मित्र, पर मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। मैं अपनी सीमा पहचानता हूँ मित्र, पर मैं तुम्हें कोई जिम्मेदारी का पद सौंपना चाहता हूँ। अरे हाँ, तुम खजांची का पद क्यों नहीं संभालते? उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी होगी? तुम्हें विभिन्न समुदायों के सदस्यों से वसूल किए जाने वाले कर को निर्धारित करने का अधिकार होगा। खजाने के प्रभारी भी तुम ही होगे। ठीक है मित्र, मैं ये पद स्वीकार करता हूँ। और फिर निर्झर ने पोतिक को सदा अपने साथ रखा और कई सालों तक सुखपूर्वक राज किया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।